नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रोफेसर रवि शुक्ला सर हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और वो आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, चूँकि राजनीति विज्ञान से संबद्ध हैं, प्रोफेसर हैं और इसलिए उनकी नज़र भारत के पूरी दुनिया के साथ संबंधों को लेकर के जो एक तुलनात्मक अध्ययन होता है उस पर बराबर बनी रहती है। परख करने की कोशिश कर रहे हैं वो कि आखिर में G7 में भारत एक मेहमान के तौर पर गया है और लगातार अब भारत बुलाया जा रहा है। और खबर देता चलूं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो G7 की बहुत महत्वपूर्ण अहम बैठक के बाद कुछ नेताओं में आपस में बातचीत चल रही है और इसी बीच प्रोफेसर सर से मैं बातचीत कर रहा हूं। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा है कि भारत के बिना G7 का महत्व बहुत कम हो जाएगा, अधूरा रहेगा, भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल एक लेटेस्ट बयान कार्नी का जो आया है वो मैं आपको बता चुका हूं और किस तरीके से इस सम्मेलन में भाग लेने से पहले वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले थे और स्लोवाकिया से लौट करके वो पहुंचे हुए हैं और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत उनकी अवश्य होगी। किन मुद्दों पर होगी वो हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन G7 का जो ये 92वां सम्मेलन चल रहा है इसमें इस बार की उपस्थिति और वर्तमान में जो वैश्विक समस्या, हालांकि उस समस्या का समाधान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्षों को देखते हुए जो एक एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के पूरी दुनिया कॉन्शस होती हुई दिख रही है, क्या होंगे उसके मायने। प्रोफेसर रवि शुक्ला सर, इन्हीं संदर्भों को देखते हुए आप इस पूरे बैठक को किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या आपका एनालिसिस कहता है। नमस्ते दिवाकर जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्ते। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जी समिट का इस समय में होना। ये तो एक रेगुलर मीटिंग है, लेकिन ये हो ऐसे समय में रही है जब दुनिया में तमाम देश किसी न किसी समस्या में उलझे हैं, चाहे वो विकसित है और चाहे वो विकासशील है या मिडिल रेंज देश कह सकते हैं। और उसकी वजह कहीं न कहीं से समान दिख रही, कॉमन दिख रही हैं। एनर्जी क्राइसिस, जैसे आपने कहा ही कि पूरी दुनिया इस समय कान खड़े हो गए, जैसे कोविड के बाद सब एक आपदा प्रबंधन और कोविड जैसी परिस्थिति से निपटना पड़ सकता है, उसके लिए सारे देश दुनिया के सक्रिय हुए, अपने अपने स्तर पर उन्होंने अपने देशों में तैयारी की हुई। वैसी ही ये जो मानव निर्मित आपदा ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के बाद पैदा हुई, जिससे एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई और सारी दुनिया परेशान हुई। खासतौर पे गरीब देश जो है वो तो बहुत परेशान है। तो हालांकि G7 का ये एजेंडा नहीं है, ऑफिशियल एजेंडे में ये कोई लिस्टेड एजेंडा नहीं है G7 का, लेकिन सब जानते हैं कि कहीं न कहीं से पूरी तरह से बैठक और उसका चर्चा, नेताओं की आपसी जो एक आपसी जो समझ विकसित होने की कोशिश होगी, उसमें ये मुद्दा जरूर हर नेता उठाएगा, क्योंकि प्रभावित उठा रहा है, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं जी। अब इसमें भारत इस बार फिर से एक बार गया है। प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार लगातार एज ए प्रधानमंत्री इस G7 समिट का हिस्सा बन रहे हैं और सारे प्रमुख नेताओं से दिन भर उन्होंने बात की, 1 to 1। इसके पहले उनका दौरा शुरू हो चुका है फ्रांस का, और फ्रांस ने इस बार एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है G7 के नेताओं को, और जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों स्वयं, जो जिनको ये लोग मिडिल रेंज पावर कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति, हालांकि ये पूरी तरह से सत्य है कि नहीं ये विवेचना का विषय है। मिडिल रेंज पावर में वो भारत, ब्राजील और साउथ कोरिया जैसे देश जो G7 में शामिल हो रहे हैं उनको रखते हैं, और उन्होंने उनसे बहुत ही एक्टिवली एंगेज किया, एक्टिवली उनसे द्विपक्षीय वार्ता की, उनके नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात की और कई प्रमुख मुद्दों पर, जिसमें ऊर्जा हो या आने वाले समय में AI हो, पर्यावरण हो, ऐसे मुद्दों पर उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता भी की है। अब G7 का भी एजेंडा कहीं न कहीं से इन्हीं चीजों के आसपास रहा है। अगर हम देखें इसके डायनेमिक
डायनेमिक्स, तो G7 के डायनेमिक्स कहीं न कहीं से शिफ्ट होते दिख रहे हैं। जो एक अमेरिका को देखने वाला G7 हुआ करता था, आपको याद हो रशिया जब से निकला इससे, तब से अमेरिका के एक छत्र राज्य कहीं न कहीं G7 देशों पर आया। अब कनाडा के प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया ही, कार्नी कह रहे हैं कि भाई भारत को या भारत जैसे देशों को एंगेज किए बिना आप इस तरह के एक आर्थिक ब्लॉक को G7 जो प्राइमरीली एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मजबूत नहीं बना सकते या इसकी प्रासंगिकता नहीं बढ़ेगी। उसके कारण कई हैं, हम आगे उस पर चर्चा जरूर करेंगे। अब यहाँ जो जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट होने वाला है भारत पर और भारत की सहभागिता से G7 और उन देशों पर, सबसे पहले तो भारत हमेशा से आग्रही रहा है कि जो भारत ग्लोबल साउथ के ब्रिज की तरह काम कर रहा है इस समय। ग्लोबल साउथ जिसमें एक मिडिल रेंज कंट्री, विकासशील देश, विकसित देश, अविकसित देशों की एक श्रृंखला है, वैश्विक दक्षिण। भारत इनके बीच में और यूरोप अमेरिका के विकसित ब्लॉक के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है और ये भारत की अंतरराष्ट्रीय जगत में विश्वसनीयता बढ़ाने का एक बड़ा काम कर रहा है। आप समझिए विश्वसनीयता की जो क्राइसिस है इस समय, जो ट्रस्ट क्राइसिस पूरी दुनिया में, ट्रस्ट डेफिसिट निर्माण हुआ है एक दूसरे के प्रति, भारत जैसे देश आप कुछ भी कहें बिना अपनी आवाज को कहीं भी नरम किए, हमने देखा पीछे एस जयशंकर जी ने यूरोप दौरे के दौरान कैसे यूरोपियन पत्रकार को जवाब दिया, तो और हाल ही में अमेरिका ने उसके नाविकों पर अटैक किया, तो भारत ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराया, उनके अधिकारियों को बुला के साथ ही पत्र भेजा और वार्ता भी की और संभवतः प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप की मीटिंग में भी ये विषय चर्चा में आएगा। तो भारत बिना किसी चीज पर नरम पड़े समझौता किए, जिस मजबूती से लेकिन सौम्यता से, नमनीयता नहीं है सौम्यता है, बिना उस सौम्यता से, बिना उस जो कहते हैं भारत की एक अपनी पहचान है शिष्टाचार, बिना उस शिष्टाचार से समझौता किए भारत ग्लोबल साउथ और विकसित देशों के बीच एक मजबूत कड़ी की तरह देखा जा रहा है। और इस कड़ी को सिर्फ इसलिए नहीं, भारत एक बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, बल्कि इसलिए कि जो G7 की इस बार का जो एजेंडा है, जिसमें डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हैं यूरोप के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, फाइनेंशियल एंजाइटीज जो निर्माण हुई हैं, क्लाइमेट गोल्स जो सेट हुए थे, पेरिस में ही सेट हुए थे और अभी तक लगभग 10 वर्ष होने को आ रहे हैं, उस पर कुछ खास एक्शन हुआ नहीं, अमेरिका ने विड्रॉ भी कर लिया था। तो इन चीजों को लेकर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है। साथ ही जिस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में सिक्योरिटी क्राइसिस हुई, पीछे वेनेजुएला के साथ जो अमेरिका ने किया इसको, और जिस तरह से ग्रीनलैंड और जिस तरह से तमाम जगहों पर कनाडा को अपना हिस्सा बताना, अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से 51 के बाद 52, 53, 54 स्टेट गिन रहे हैं, इसको भी लेकर यूरोप के कान खड़े हैं और वो इसलिए इसको प्रायोरिटी मानने, भारत जैसे देशों के रहने से संतुलन बना रहेगा इस मंच का, क्योंकि जो मार्केट की नीड है, यूरोप को भी कच्चे माल की नीड है, यूरोप को और भारत को, वो परस्पर एक दूसरे से मदर ऑफ ऑल डील के माध्यम से लगभग हल कर रहे हैं वो, और वो बहुत सही दिशा में बढ़ रहा है। एक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, लगभग 8000 किलोमीटर लंबा का कॉरिडोर बनेगा, उस पर हम कभी और चर्चा कर सकते हैं उस विषय पर, जिसमें यूएई से निकलेगा। तो इन सब चीज, इस डेवलपमेंट के बैकग्राउंड में G7 हो रहा है, जिसमें भारत बहुत शांति से, हालांकि प्रोवोकेशन भारत को बहुत है, आंतरिक भी और बाहर भी प्रोवोकेशन भारत में बहुत है, लेकिन हमारे आज के नीति निर्माता, खासतौर पर हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, सुलझी हुई जोड़ी ये जो है, बिना किसी प्रोवोकेशन को रिएक्ट किए, चाहे वो हॉर्मुज में हमारे नुकसान को हो उस पर रिएक्ट करना, चाहे बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों के माध्यम से जो प्रोवोकेशन हमें आते रहते हैं उस पर रिएक्ट करना, बिना रिएक्ट करने हम भारत काम करता जा रहा है। और इसको यूरोपियन नेता बहुत समझदार है, वो नोटिस कर रहे हैं कि भारत किस प्रकार से अपनी आज भी 80 करोड़ आबादी को लगभग निःशुल्क राशन देते हुए, मतलब किसी को भी जो भूखमरी थी उसमें चुनौतीपूर्ण ढंग से हमने निपटा कि हम जब तक
भारत का हर देश भुखमरी मिटाने में सक्षम नहीं होगा, सरकार उसके साथ खड़ी, कोई भी भुखमरी से मौत इस देश में नहीं होगी। तो ये देख रहे हैं लोग कि सरकार ये संवेदनशील है और वैश्विक मंच पर किसी का आगे हाथ नहीं फैलाएगी। ये भी देखा जा रहा है कि आप ऑयल के नाम पे, एनर्जी के नाम पे या सैंक्शन के नाम पे भारत को कमजोर नहीं बना सकते। आप जो करेंगे उसका भारत नीतियों के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देगा। एक तो ये चीज, दूसरी जो टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी की बड़ी एक चर्चा दुनिया में चली है, आज फ्रांस में इस पर चर्चा हो रही है कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अब होनी चाहिए, क्योंकि भारत का भी एक हैवी डिजिटल फुटप्रिंट आज हर जगह दिख रहा है। जैसे यूपीआई ही देखिए, 149 से ज्यादा देश यूपीआई इस्तेमाल आज कर रहे हैं। कई देशों ने इसे ऑफिशियल मान्यता दे रखी है और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन वाला प्लेटफॉर्म यूपीआई आज बन गया है। ऐसे अनेकों डिजिटल फुटप्रिंट जो सबके लिए यूजफुल है। दूसरा उदाहरण जैसे बैटरी वाले ई रिक्शा, आज लैटिन अमेरिका के अनेकों गरीब देश भारत उन्हें लगभग फ्री में, कहिए इतनी सब्सिडी में दे रहा है, वो फ्री में ही कहिए कि जो चीज भारत में 3 लाख की मिलती है, भारत उन्हें 35,000 25,000 में सप्लाई करने जैसे रेट में ई रिक्शा प्रोवाइड करा, जिससे वहां पर आम आदमी यूज कर रहे हैं। आप देखिए भारत की नीति जो है हर देश के आम आदमी को और उसके जीवन को सहज बना रही है। तो इससे जो क्रेडिबिलिटी है बढ़ती है। क्रेडिबिलिटी हथियारों से नहीं बढ़ती। अमेरिका के हथियारों को देख लिया लोगों ने, रूस के हथियार 4 साल से एक छोटे से देश को नहीं कब्जा कर पा रहे हैं। तो ये पूरा विश्व जान गया है कि हथियारों से आप जो है आप विश्वसनीयता नहीं बढ़ा पाएंगे, न तो आपकी शक्ति हथियार सिद्ध कर पाएंगे। शक्ति सिद्ध होगी आपके सॉफ्ट पावर से, पीपल टू पीपल कनेक्ट से और वहां की जनता में आपका भरोसा। तो टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी के साथ साथ उससे कंट्रोल की बात चल रही है। एआई के खासतौर से आने के बाद जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, आज हर जगह डिबेट चल रहा है कि इसका नियंत्रण किसके पास हो। और भारत जैसे उद्यमशील देश जहां पर टैलेंटेड इंजीनियर हैं, वो इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। और रिसर्च में आपने देखा कि हमारे बजट में भी एआई पर रिसर्च के लिए हम अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है आगे चल के एआई फ्रेमवर्क में, क्वांटम टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर पाइपलाइन, हमने देखा सेमीकंडक्टर में कितने सारे हमने एग्रीमेंट किए। तो G7 में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होने वाली हैं, क्योंकि सारे विकसित देश है और इन चीजों में उनमें भी काम काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। वो संभवतः कुछ देश हमसे आगे भी हैं। आज अगर यूरोप के देश देखें या अमेरिका देखें तो एआई सेमीकंडक्टर में लंबा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अच्छा, सबके सामने जो एक अप्रत्यक्ष दानव है या महाशक्ति है जो सबके डर का और कंपटीशन का कारण है, जो यहाँ नहीं मौजूद है G7, वो है चीन। पूरा विश्व जितना मिलके इन्वेस्ट कर रहा है एआई में, सेमीकंडक्टर्स में, लिथियम, चाइना अकेले कर रहा है। तो वो सबके लिए एक डर है कि काउंटर बैलेंसिंग फोर्स कहां से आएगी। ये यूरोपियन देश इतने छोटे छोटे हैं कि काउंटर बैलेंसिंग फोर्स ये नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक फोर्स रह के ये कंट्रोल कर लेते थे दुनिया को। अब आज चाइना एक बड़ी इकोनॉमी भी बन गया है। इसलिए भारत का यहाँ बहुत महत्व इस बार होने वाला है। सप्लाई चेन की जो डी रिस्किंग है, चाइना का जो मैंने नाम लिया, तो चाइना का जो सप्लाई चेन पर एक बड़ा कंट्रोल हो गया है आज विश्व के कि, और वो इसके माध्यम चाहता है, जैसे होर्मुज में ईरान ने डिसरप्ट कर दिया सप्लाई चेन तो पूरा विश्व त्राहिमाम कर उठा, वैसे ही चाइना आज चाहे वो डिजिटल सप्लाई चेन है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की या मर्चेंडाइज की या कॉटन इंडस्ट्री है या चिप इंडस्ट्री है, लिथियम इंडस्ट्री है, इन सब की सप्लाई चेन चाइना, जो चाइनीज इंडस्ट्री जो वहां मल्टीनेशनल आई उनके माध्यम से, या चाइना का जो इन्वेस्टमेंट एशिया, अफ्रीका और गल्फ के देशों में हो रहा है इन चीजों से संबंधित उद्योग में, उससे सप्लाई चेन चाइना के हाथ में जाती हुई दिख रही है। क्योंकि आज दुनिया में ग्लोबल सरकार जैसी कुछ बची नहीं। जो 80-90 के दशक में यूएनओ ने विश्वसनीयता हासिल की थी कि एक ग्लोबल गवर्नेंस पॉसिबल है, आज लगभग ग्लोबल गवर्नेंस का हर मंच असहाय नजर आ रहे हैं। चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो जो राजनीतिक अड्डा बन गया है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हो,
या अन्य आयोग यूनाइटेड नेशंस के हों, वो सब राजनीति का अड्डा भर बन गए। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका तो पहले ही प्रसंग महत्वहीन हो चुका था। तो ऐसे में जब ग्लोबल गवर्नेंस की एब्सेंस है तो G7 के देश, उनको स्टेबिलिटी भी तो चाहिए। अगर दुनिया में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो उनको मार्केट कहां से मिलेगा, उनको मैन पावर वर्कफोर्स कहां से मिलेगा। तो इन सब चीजों को लेते हुए G7 की एक जो बैठक हो रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है। और इन 15 से 17 के बीच में जो बैठक होगी, कल एक दिन और होगी, आप देखिएगा निश्चित रूप से बहुत इंपैक्टफुल। और इस बार पेरिस एग्रीमेंट की तरफ प्रॉमिस करके उसे छोड़ने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। इस बार यूरोपियन नेता भी सारे कमिटेड हैं कि जो भी यहाँ पर वायदे हो, रेजोल्यूशन पास किए जाए, उन पर कार्य किया जाए। तो ये G7 का एक पूरा ताकत खिसता हुआ दिख रहा है, जिससे G7 एक बड़े मंच के तौर पे देखा जा रहा है। प्रोफेसर रवि सर ने जो बातें कही हैं उसमें मैं कुछ और बातें जोड़ना चाहता हूं कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि एक ऐसा मंच है जो बिना ग्लोबल साउथ के अन्य देशों के रिप्रेजेंटेशन के उसका जो प्रकीर्णन है पूरी दुनिया के मंच पर, उसका जो स्तर है, जो प्रभाव है, वो नहीं पड़ सकता है। इसलिए भारत के प्रभाव को दुनिया आंक रही है। और ऐसे में जब एनर्जी क्राइसिस है और यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश जिस तरीके से इस युद्ध से परेशान हुए, इन सब की उपस्थिति, इन सब की आवाज़ वहाँ पहुँच रही है, और पूरा यूरोप जिस एनर्जी क्राइसिस से परेशान हुआ, उसमें भारत का अटल खड़ा रहना। और ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मैं इंटरव्यू के दौरान तो मैं जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन इसके पहले ये थे कि आज ही उनकी मुलाकात होनी है। और चूँकि आज 16 तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस मुलाकात में अमेरिका ने जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पे एक हिट किया और 3 भारतीय मारे गए, उसमें उसको लेकर के देश में भी एक आक्रोश है। और अमेरिका भारत से संबंधों को सुधारने की भी कवायद कर रहा है। इन्हीं स्थितियों में जबकि इटली, फ्रांस जैसे देश, यहाँ तक कि ब्रिटेन, ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका का प्रभाव जो वर्तमान राष्ट्रपति डालना चाह रहे हैं, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, उसको बैलेंस किया जाए। और इस बैलेंस करने की स्थिति में G7 में जितनी भी बातें इस बार आएंगी, उसका महत्व पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि G7 का, और ये स्पष्ट भी है कि एक इकोनॉमिक बड़े देशों का, जो विकसित देश हैं, उनका ये मंच रहा है। लेकिन किस तरीके से भारत इस मंच पर भी पहुंचकर ब्रिजिंग का काम करेगा, वो एक बेहद दिलचस्प मुद्दा है। और भारत का महत्व बढ़ने जा रहा है। एक सवाल अहम है, क्या अमेरिका की जो अब तक मोनोपोली रही है, उसको गवर्न करने या उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ एक रणनीति पर काम होगा? बिल्कुल, यही तो इस बार G7 का एक प्रमुख मुद्दा बना है, एजेंडा नहीं मुद्दा है, कि इस अमेरिका में जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक एक्सेप्शनल राष्ट्रपति की तरह काम कर रहे हैं, अपवाद हैं, सुबह कुछ बोल रहे हैं, शाम को कुछ बोल रहे हैं। अब ये जो समझौता ईरान के साथ बढ़ रहा है, पता नहीं सुबेरे तक वो समझौता किस दिशा में जाएगा, कोई जानता नहीं। हालांकि उन्होंने कहा फ्राइडे तक ये समझौता सील हो जाएगा, स्विट्जरलैंड मिलने वाले हैं, जो भी है। तो अमेरिका की जो अविश्वसनीयता, यूरोप के लिए विश्वसनीयता थी अमेरिका की नाटो के माध्यम से, एक समय वो उनके लिए सॉलिड डिफेंस शील्ड थे, तो यूरोप अपनी सिक्योरिटी को लेकर निश्चिंत था। यूरोप जानता था कि अमेरिका उसकी रक्षा के लिए, नाटो फोर्सेस उसकी रक्षा के लिए है, तो वो अपने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट को ज्यादा ना करके, वो सुरक्षा व्यवस्था पर ज्यादा चिंता ना करके, अपनी औद्योगिक विकास पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, एजुकेशनल डेवलपमेंट और सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, जैसे हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, वाटर सैनिटेशन हुआ, इस पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया 47 के बाद से आज तक, और वो विकसित व सफल रहे। लेकिन अब जो आ रहा है यूरोप में, जो बड़ी क्राइसिस है, एक तो एनर्जी क्राइसिस है, दूसरी रेफ्यूजी और माइग्रेंट्स की क्राइसिस। ये 2003 से जो माइग्रेंट्स वहां जाना शुरू, खासतौर से मिडिल ईस्ट से, अरब से, तो पश्चिम एशिया के माइग्रेंट्स अब वहां पर नागरिक बन चुके हैं, वोटर बन चुके हैं, इलेक्ट होकर नीति निर्माता बन रहे हैं।
और उन देशों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जैसे पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन में भी एक दंगा हुआ, जी जी जी। एंटी इमिग्रेंट दंगा। तो इस प्रकार से की चीजों से अब यूरोप ये जानता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में जितनी बमबारी करेगा वहां से भाग के लोग कहाँ जाएंगे। गरीब देशों की तरफ कोई भागेगा नहीं, वो भागेंगे यूरोप की तरफ। यूरोपियन यूनियन के अपने ह्यूमन राइट्स के बड़े फ्लेक्सिबल नॉर्म्स हैं, रिफ्यूजी होस्ट करने बड़े फ्लेक्सिबल नॉर्म्स हैं। हालांकि अब वो भी रिजिट कर रहे हैं कंट्री वाइज, लेकिन यूरोपियन यूनियन के नॉर्म्स अभी भी वही हैं। तो ये प्रेशर वो देख रहे हैं कि आगे चल के हमारे ऊपर ही आने वाला है। अमेरिका बहुत कम लोग जाते हैं, अमेरिका घुसने नहीं देता अपने यहाँ, तो और रिजिट हो गया है, नहीं तो और बांध के डिपोर्ट कर देता है वो। यूरोप नहीं कर पाता ये। यूरोप में जो जहां गए वहां पर बस के, और आज तो यूके सबसे ज्यादा इससे परेशान है। और खुद फ्रांस जहाँ पे G7 की बैठक हो रही है वो भी एक तरह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है वहां भी। जी जी जी। यूके के बाद फ्रांस में ही बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, खासतौर पर रिलीजियस डेमोग्राफी वहां की डिसबैलेंस हो गई है। आज सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो किसी तरह का कानून लाए। जनता की मांग के बावजूद, वहां की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है उनकी प्रचंड मांग के बावजूद सरकार कुछ नहीं कर पाती, सड़कों पर दंगे झेलने पड़ते हैं। यूके में वही हो रहा है। लंदन शहर में आप जाइए तो आपको लगेगा मिडिल ईस्ट का कोई शहर में आ गया। तो ये क्राइसिस भी एक एंटीसिपेट कर रहा है यूरोप, और जो जानता है कि अमेरिका इस क्राइसिस में ना तो साथ देगा और ना तो इसको हल करने की उसमें क्षमता बची है। तो अब जो है, जो कहते हैं ना कि अपने फेफड़े से सांस लेकर जीवित रहना है, हर देश ये अब जान गए, चाहे उनकी अपनी सुरक्षा हो, चाहे उनकी अपनी अर्थव्यवस्था हो, वो अब दूसरों के भरोसे, दूसरों के वायदे पर तो नहीं चल सकती, उन्हें खुद करना। अच्छा, मिडिल ईस्ट भी थोड़ा सा अलर्ट हुए, कान खड़े हुए। जिस तरह से ईरान ने 8 देशों पर बमबारी की और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, मिडिल ईस्ट भी अब पुनर्विचार करने में लगे हैं कि किस तरह से हमारा सिर्फ अमेरिका दोहन कर रहा है और रक्षा करने में हमारी वो सक्षम नहीं है। तो ये सब चीजें G7 की इस बैठक के बाद विश्व का एक जो राजनीतिक जियोपॉलिटिकल मानचित्र विकसित हो रहा है, वो कहीं न कहीं से इसका संतुलन ग्लोबल साउथ की तरफ ही जाता दिखेगा। अब जो है ग्लोबल साउथ एक डिसाइसिव पोजीशन में आ जाएगा, एक बराबरी की लीडरशिप पोजीशन यूरोप के साथ आएगा, जहां पर अमेरिका को बहुत अलग थलग पड़ता हुआ आगे हम देख सकते हैं अगर अमेरिका नहीं सुधरा तो। बहुत महत्वपूर्ण बात, और यहीं पर हम वीडियो को रोकेंगे। हम वादा करते हैं कि प्रोफेसर रवि रमेश के साथ अगला वीडियो करेंगे, जो इस पूरी बैठक के फाइंडिंग्स होंगे उस पर चर्चा करेंगे, और ये 2 या 3 दिन के भीतर ही। लेकिन इस वीडियो पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि भारत ब्रिजिंग के जरिए ग्लोबल साउथ की आवाज़ G7 में बन रहा है। इसके बड़े मायने और मतलब हैं। उन फाइंडिंग्स पर जब हम चर्चा करेंगे तो इस पर रवि रमेश जी और प्रकाश डालेंगे। प्रोफेसर, आपने हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।